महालक्ष्मी अय्यर बॉलीवुड की टैलेंटेड सिंगर हैं। वह जब भी गाना गाती हैं तो उस गाने को अपना बना लेती हैं। उनकी आवाज़ ने हमेशा लोगों का दिल जीता है। वो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, रोमांटिक समेत कई स्टाइल में गाने गा सकती हैं। महालक्ष्मी अय्यर का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी माँ एक शास्त्रीय गायिका हैं। उन्होंने अपनी 3 बहनों के साथ कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। महालक्ष्मी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही की और अर्थशास्त्र में मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। महालक्ष्मी अय्यर ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म 10 से की, लेकिन उनको पहचान निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म दिल से के गाने ए अजनबी से मिली। उन्होंने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि गज़लों को अपनी आवाज़ दी। हिंदी गानों और गज़लों के अलावा उन्होंने कई सुपरहिट गाने और एल्बम रिलीज़ किए, जिनमें आजा पिया तोहे प्यार दूँ आज भी सुनने वालों की पहली पसंद बना हुआ है। महालक्ष्मी अय्यर ने कई भाषाओं के गानों को अपनी आवाज़ दी है, लेकिन अगर आप हिंदी फिल्मों के म्यूज़िक को फॉलो करते हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि महालक्ष्मी अय्यर देश के महान म्यूज़िकल टैलेंट्स में से एक हैं और उनके टॉप 10 गाने आपको सुनवाते हैं। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर जीती चाटे चीनी आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला तेरे मुड़ने से सूरज मुड़ गया तेरी रोशनी के साए में पाखी पाखी परदेसी फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ छुप छुप के चोरी सी चोरी छुप छुप के तुझ में मुस्कुराते हैं तुझ में गुनगुनाते बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के हो कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। और अब बारी है महालक्ष्मी अय्यर से राघवेंद्र द्विवेदी की खास बातचीत की। महालक्ष्मी जी, करीब 25-26 साल हो गए आपको बॉलीवुड में गाते हुए। एक लंबा सफ़र है आपका। कैसे देख रही हैं आप अपनी इस जर्नी को? कहाँ से शुरू हुई थी और अब किस मुकाम पर हैं? कैसे देखते हैं? मुझे बहुत खुशी होती है। कई अच्छे गाने मिले, कई अच्छे गुणी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जैसे सब लोग जानते हैं, मैं कई भाषाओं में मैंने गाने गाए हैं, फ़िल्म के ही नहीं, नॉन फिल्म के भी। और उस दौरान मुझे ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, ऐसे आर्टिस्ट्स, ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत सफल है नहीं है ये मैं नहीं कह सकती, ये मेरे दर्शक ही कह सकते। लेकिन एज अ आर्टिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ऐसा भी कहा जाता है आपके बारे में कि जो मुकाम आपको मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं किया बॉलीवुड ने आपके साथ, क्योंकि जिस तरह के आप सिंगर हैं, जिस स्तर की सिंगर हैं, जितनी तैयार सिंगर हैं, लोग कहते हैं कि आपको और ज़्यादा मिलना चाहिए था। कुछ नाइंसाफ़ी हुई, कहीं कुछ कसक है दिल में, कुछ मलाल होता है? हाँ, ये सच है कि मुझे भी ऐसे लगता है कि जो मेरी प्रतिभा है या जितना मैं और गाना चाहती हूँ उतने शायद मुझे गाने नहीं मिले। ये किस वजह से नहीं मिले ये मुझे नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दौर आता है और दौर के कुछ ऐसे गाने आते हैं जिसमें हम उस पे बैठ नहीं पाते। तो वो एक ऐसा भी दौर था। या फिर ऐसा होता है कि कोई एक आर्टिस्ट बहुत ही सडनली, हमारी इंडस्ट्री की एक ऐसी रही है कि कोई एक आर्टिस्ट बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, फिर सब उन्हीं के पीछे भागते हैं। एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना कि भीड़ के पीछे, एक के पीछे भीड़ जो भागती है। शायद उस वजह से मुझे कुछ अच्छे अच्छे गाने जो मैं शायद चाहती वो मुझे नहीं मिले। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो मैंने गाने गाए हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो मेरे लिए लिखे गए थे। मुझे हमेशा जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये गाना आपको नज़र में रखते, आपको मन में रखते हुए ये गाना हमने कंपोज़ किया है, चाहे वो हिंदी के हों, तमिल के हों, बंगाली के हों, असमीज़ के हों। तो वो एक बहुत ही मेरे लिए खुशी का मामला है, क्योंकि
अमूमन सिर्फ गाने बनते हैं, ख़ासकर आज, पहले ज़माने में जैसे लता जी आशा जी के लिए ख़ास कर बनाते थे गाना, अभी सिर्फ गाने बनते हैं और फिर सिंगर को डाला जाता है। मैं उन सिंगर्स में से रही हूँ जिनके लिए ख़ास गाने बने गए थे, तो आई एम हैप्पी। ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि ये एक तौफीक हासिल है कहीं ना कहीं कि जब राइटर गाना लिखता है, कंपोज़र कंपोज करता है, उस वक्त अगर चेहरा दिमाग में हो कि ये महालक्ष्मी अय्यर के लिए गाना है, तो ये बड़ी बात है। आपने A.R. रहमान साहब के साथ भी काफ़ी काम किया है, शंकर एहसान लॉय साहब के साथ भी काफ़ी काम किया है, तमाम म्यूज़िक कंपोजर्स। वो एक दौर था जब आपने जैसा जिक्र किया, अब किस तरह एक पूरी जनरेशन शिफ्ट हुई है, नए लोग काम कर रहे हैं, कैसे देख रही इस बदलाव को इंडस्ट्री में आप? अभी ही नहीं, जब मैंने शुरू किया था उसके पहले जो गाने बनते थे या जो स्टाइल था वो अलग था। लता जी आशा जी से जब बात होती थी या उस ज़माने के सिंगर्स थे, वो कहते थे हमारे दौर में ऐसा था। फिर उसके बाद जो जनरेशन आई, कविता जी, अलका जी, उनका दौर अलग था, उन्होंने कहा हमारे ज़माने में। तो ये जैसे ट्रेंड्स बदलते हैं, फैड्स जैसे बोलते हैं, वो बदलते रहते हैं। अब का दौर अलग है, टेक्नोलॉजी थोड़ा ज़्यादा उपयोग में है, गाने जो बनते हैं वो ज़्यादा लाइव इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े कम सुनाई देंगे और जो सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा सुनाई देते हैं। और हमारे तकनीकी इसमें भी काफ़ी, हम उसको प्रोग्रेस ही कहेंगे कि पहले के ज़माने में ये नहीं हो सकता था क्योंकि वो अलाउ नहीं करता था वो टेक्नोलॉजी। अभी जैसे हम मेल और फीमेल सिंगर को इकट्ठे गाना ज़रूरी नहीं है, या फिर कोरस पोर्शंस बाद में डब हो सकता है। उस ज़माने सब कुछ एक साथ करना ही पड़ता था। अब वो सारी सुविधाएं हैं, साउंड अलग हुआ है और गाने का जो स्टाइल है वो भी, आज का जो जनरेशन है, आज की जो थिंकिंग है, हमारे कल्चर्स में भी थोड़ी सी बदलाव आई है, या फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी जैसे जीते वो भी काफ़ी हमसे अलग है, या मेरे जो पहली की पीढ़ी थी उनसे अलग है। तो उस लिहाज से गाने जो हैं वो भी अलग बन रहे हैं, स्टाइल अलग है, और हम जैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को, हम उस रंग में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। तो मैं भी आजकल के कई नए गाने जो हैं वो गा रही हूँ मैं, और उस स्टाइल में, और मैंने अपने आप को उस तरह थोड़ा सा चेंज किया है, मोल्ड किया है। आपने कहा अच्छी बात है, कुछ मशीनें ज़्यादा आ गई हैं। पहले जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी या मेल और फीमेल सिंगर्स एक साथ गाते थे तो एक कनेक्शन बनता था और वो गाने में दिखता था, फील के तौर पे भी दिखता था, कुछ कुछ हरकतें होती थी, वो समझ में आती थी गायकी में। वो अब मिस हो रही हैं मशीनों की वजह से। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि अब बेसुरे को भी सुरीला मशीनें बना देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उम्र उतनी नहीं अब होती गानों की जो पहले फील होता था। रियाज बहुत होता था, एक प्रेशर होता था कि कोई गलती हुई तो फिर से पूरी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, तो वो एक नुकसान भी है। जी हाँ, ज़रूर है। आपने जैसे कहा, जब मेल फीमेल इकट्ठा खड़े होकर वहाँ पर रिकॉर्ड करते तो उसका मैजिक अलग होता है, क्योंकि आप गाते वक्त आप ईच अदर को देखते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक महसूस होता है ना कि वो क्या कहने वाले हैं, किस तरह गाने वाले हैं। वो गिव एंड टेक जो है वो नहीं है शायद आज के गानों में। लेकिन क्या है कि हम जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है या लिरिसिस्ट हैं, वो रहते हैं, तो वो बताते हैं कि आप इसको ऐसे गाइए, ये मूड उन्होंने ऐसे संभाला था, आप उसको, तो वो कहीं ना कहीं वो हेल्प हो जाता है। जहाँ तक हाँ, मुझे इस बात का गिला ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी इतना हमको सपोर्ट करती है तो हम उसका अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, ना कि ये कि बिल्कुल ही जो बेसुरे हैं या बिल्कुल जो नौसिखिए हैं या जो जिनको अभी तक, जब हमने शुरुआत की थी, हमको कहा गया था कि अभी तक आप वहाँ पे नहीं है, आपको और सीखना है और सीखना है। और हालांकि जब बाहर गाते तो सब आप तो बिल्कुल तैयार हो, और वो नहीं, हमको स्टूडियो में जो जानकार हैं, जो मतलब सदियों, मतलब बरसों से काम कर रहे हैं, उनके मुंह से जब सुनते थे नहीं अभी भी और तैयार होना है आपको, तो ऐसे लगता था कि फिर और प्रेपरेशन, रियाज, जो आपने कहा, और भी रियाज करते थे हम। अब शायद हाँ, टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि आप सुर करेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि ये टेक्नोलॉजी ठीक है, क्योंकि हम गाने को बेहतर बनाने के लिए कुछ जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करें, लेकिन हाँ, अगर जो इसका भार संभाल रहे हैं, अगर वो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा तकनीक यूज़ ना करें, तो हमको थोड़ी क्वालिटी बेटर मिलेगी, और जो फील है अल्टीमेटली, जो गाने में जो फील है, वो हमको और निखर के मिलेगा। मैम, आखिरी 2 सवाल। बड़े अच्छे गाने
मेलोडियस गाने सुनाई देते हैं, बहुत हिट होते हैं और आजकल हिट होने के पैमाने आपको मालूम है कि कितने लाइक्स, कितने व्यूज़ उस तरह भी आंका जाता है। लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, जल्दी लोग भूल जाते हैं, सिंगर्स को भी भूल जाते हैं, उन गानों को भी भूल जाते हैं। आज भी जब नए बच्चे स्टेज पर आते हैं तो वही आशा जी के, लता जी के, किशोरदा के और वो रफ़ी साहब के गाने गाते हैं। कैसे देखती हैं कि क्या वजह है कि आजकल गानों में कमी क्या रह जाती है? एक्चुअली ज़माना बहुत बदल गया है, क्योंकि पहले फ़िल्में उतनी बनती थीं या फिर टेलीविज़न चैनल्स उतने नहीं थे। अब टेलीविज़न क्या, टेलीविज़न के हज़ारों चैनल्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से आपके पास इंस्टा, ये वो सब कुछ है। तो जो गली गली कूचे कूचे में जो सिंगर्स हैं वो उठ के बाहर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पहले के ज़माने में छोटी जगहों से लोग बम्बई जैसे शहर में आके बस कर अपना करियर बनाना बहुत मुश्किल होता था उनको। अभी वो करने की भी ज़रूरत है। आप जहाँ पे हैं, आप किसी भी हमारे देश के किसी भी कोने में, हिमाचल जैसे पहाड़ियों में जो रहते हैं, वो वहाँ पे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं गाना, और वो गाना पॉपुलर हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस देश की संख्या इतनी बड़ी है, वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे सिंगर्स हमको, जिनको हम सुन नहीं पाते थे, वो हमको अब सुनाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, और इसी वजह से क्या है, सिंगर्स ज़्यादा लोगों के ध्यान से हट रहे हैं। क्योंकि पहले के ज़माने के सिंगर्स, या मेरी भी पीढ़ी जो शुरू थी, काफ़ी हम गाने गाते थे। अभी एक गाना है तो उसको गाने के लिए 10 या 15 या 20, उससे भी ज़्यादा लड़कियां हैं और लड़के हैं। तो उस वजह से भी शायद जो सिंगर बहुत सारे गाने के तो उनको कम मिलेगा। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हमारे देश की इतनी सारी छिपी हुई प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं बाहर। और रही बात शेल्फ लाइफ की, हम शेल्फ लाइफ कहते हैं गाना, इतनी सारी फिल्में निकल रही हैं, और इतना अभी जो, जैसे मैंने कहा, टेलीविज़न भी है और इंटरनेट पे वहाँ पर वेब सीरीज़ है, यूट्यूब पर फिल्म्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना सारा पढ़ने को है मटीरियल, आपको उतना नहीं याद रहेगा। तो शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम है। मुझे सिर्फ, अगर मैं एक बात कहूँ जो मुझे पर्सनली, जिस बात से मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, वो ये है कि मुझे लिरिक्स जो है उसमें कमी महसूस होती है। पहले के ज़माने के लिरिक्स जो अभी भी हमको याद हैं, हम अभी भी वो एक लाइन किसी लिरिक्स का बोलते हैं या गाते हैं और वाह हमारी से किसी से निकलती है मुँह से, उसका गिला है मुझे सिर्फ, कि मुझे अभी भी लगता है लिरिक्स पर हम थोड़ा सा और तवज्जो दें, थोड़ी सी और पुराने ज़माने में, या जो अभी भी जो मॉडर्न थिंकिंग है वो लाएं। तो हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज के जो लिरिसिस्ट्स हैं, कई सारे बहुत ही गुणी, बहुत अच्छा लिखते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य हैं, प्रसून जी हैं, गुलजार साहब और जावेद साहब तो अभी भी लिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और भी अच्छे लोग हैं। तो मैं चाहूँगी कि लिरिक्स पे थोड़ा सा और हम थोड़ा और मेहनत कर सकते हैं। लता जी का निधन हुआ, बप्पी दा हम सबको छोड़ के चले गए, दो बड़े सितारे इस इंडस्ट्री के, एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ा अध्याय ख़त्म हुआ। आपकी बहुत सारी यादें होंगी इन दोनों लोगों के साथ, कैसे साझा करेंगी और क्या कहेंगी इन दोनों लोगों के बारे में? बप्पी दा से अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनके लिए कोई गाना नहीं गाया। मैं उनसे मिली ज़रूर हूँ, लेकिन उनके साथ या उनके लिए गाने का कोई मौका नहीं मिला। वो रिग्रेट रहेगा हमेशा। क्या कहें, वो बहुत ही एक डायनेमिक किस्म के कंपोज़र रहे हैं। हर किस्म का गाना किया है उन्होंने। डिस्को किंग कहा जाता है उनको, लेकिन उनके जो मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग्स भी थे वो भी बहुत ही पॉपुलर थे, और जाने जाएंगे उन गानों के लिए। जो पॉप सॉन्ग्स या डिस्को सॉन्ग्स आए हैं वो तो लोगों के दिल में रहेगा ही, पार्टीज़ में बजेंगे, लेकिन जो उनकी रूहधारी जो उनके जो कॉम्पोजिशंस में थी वो तो बरसों तक याद रहेगा। और लता जी के बारे में क्या कहूँ मैं उनको, मुझे जिस दिन लता जी का निधन हुआ, मैं ऐसे दहाड़े मार के रो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा मैंने अपने माँ बाप को खो दिया फिर से। क्योंकि बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट है, और हम ये जानते भी नहीं थे कि ऐसी इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ रहेगी। उनके गाने सुनकर बड़े हुए हैं, उनसे इतना सीखा है। मेरी एक बहुत ही अच्छी गुणी सिंगर है, उन्होंने ये कहा कि हमने उनको बिना फ़ीस दिए उनसे इतना सारा सीख लिया। कितनी सच्ची बात है, क्योंकि
अनजान जानकर या अनजाने में भी उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें हमने उनके गानों को सिर्फ सुनकर हमने अपने गाने में उसको लिया है। तो उनको तो कोटि कोटि प्रणाम। और उन जैसी गायिका मिलेनियम भी नहीं, बहुत 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 सालों तक नहीं आएंगी, क्योंकि वो जो जिस तरह से वो एक गाने को निभाती थी, जिस तरह वो कनेक्शन बनाती थी अपनी ऑडियंस के साथ, वो शायद ही कोई और बना पाएगा। उस तरह के आर्टिस्ट बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो मैंने कहा ना, भारत रत्न ऐसे ही नहीं बनते, कोई ख़ास वजह होती है उनके लिए। नए नए सिंगर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? बहुत स्ट्रगल है और बहुत बच्चे अब आ रहे हैं, सीख रहे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रास्ता यकीनन आसान नहीं है अब। बिल्कुल नहीं है, अब तो और भी कठिन हुआ है। जब हमने शुरुआत की थी, हमारी जो स्ट्रगल था वो अलग था। हमसे कहा जाता था कि नहीं नहीं, आपको इनकी तुलना में अगर आपको रखें तो आप बहुत फीकी हैं, तो आपको और सीखना है और मेहनत करना है। अभी जो है उनको चीज़ें जल्दी मिलती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ यही मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, तो उनकी उस वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्द मिलती हैं। लेकिन उसको बरकरार रखने में उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, दिमाग से जल्दी निकल जाता है। आज एक नए सिंगर आई, उन्होंने एक गाना गाया, अगला दिन या उसके 4 दिन बाद कोई और, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत सुनना होगा उनको म्यूज़िक। मेरे गुरुजी जैसे कहा करते थे कि 50% आपका रियाज़ होना चाहिए और 50% आप अच्छे गुणी कलाकारों को सुने, वो जाके फिर आपको एक प्रबल अच्छा कलाकार बनाएगा। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी, अच्छा सीखिए, प्लीज़ सीखिए ज़रूर। मुझसे हमेशा पूछा जाता है ज़रूरी है क्या, मैं कहूँगी बिल्कुल ज़रूरी है। थोड़ा सा आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखिए, उससे आप बहुत बेनिफिट करेंगे। और फिर अच्छे लोगों को सुनिए और अपने काम को हमेशा सुनकर ये सोचिए कि मैं उसको और बेहतर कैसे बना सकता था या बना सकती थी। तो जर्नी एक पायदान आप उसी तरह आप कर पाओगे। कोई ऐसी बात जो मेरे सवालों में ना आई हो, कुछ आप कहना चाहती हूँ? नहीं, मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे फैंस का। मुझे हमेशा जब मौका मिलता है तो मैं कहती हूँ थैंक यू, क्योंकि मेरे गाने उनको अभी भी, मेरे गाने जो कई सालों पहले रिकॉर्ड हुए थे और वो मैं भूल गई थी। कभी कभी मैं ऐसे शोज़ में आती हूँ तो वो याद दिलाते हैं बैक स्टेज आकर कि ये गाना आप ज़रूर गाएंगे, ये आप गाना, तो बहुत अच्छा लगता है एज एन आर्टिस्ट। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सब मेरे फैंस का और मेरे गुरुजनों का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू जी।